हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग 29 मार्च 2016 के एनटीपीसी के मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि √50 और +√18 और माइनस में दिया हुआ है √8 और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया कि वैल्यू क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो हम लोगों को करना क्या है कि सब जगह रूट के अंदर जो है वो वैल्यू को बराबर कर देना है। आप बताइए क्या 50 को हम लोग ऐसा बात लिख सकते हैं, 50 को रूट अंडर ये 25 और गुने में 2, और 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने में 2, और -8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2। आप बताइए 25 का वर्गमूल कितना 5 √2, 9 का वर्गमूल कितना 3 √2 और 4 का वर्गमूल 2 √2। 5 3 8 और 8 में से 2 चला गया तो वैल्यू कितना बचेगा 6 √2 और आपका पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 √2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है तो वो 8 मीटर और 6 मीटर और उसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल जो है वो 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। आप बताइए दोनों विकर्णों का गुणनफल 8 गुने 6 48, 48 1/2 D1 गुने D2 48 गुने 1/2 तो आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर आइए 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि रीना ने 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपया में खरीदता है, यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 12 मोबाइल फोन जो है वो 1,88,160 रुपया में बेचती है और वो बेच रही है। और कितना फोन बेची 12 फोन बेची। 12 फोन में टोटल जो अमाउंट मिला वो टोटल अमाउंट कितना मिला तो 1,88,160। तो एक फोन का कीमत कितना होगा 1,88,160 में 12 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे। आगे कहा गया है कि जिनका क्रय मूल्य जो है वो 14,056 रुपया प्रति फोन है तो उसे कुल कितना रुपया का लाभ हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग लाभ बता सकते हैं कैसे। आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि आपने 1,88,160 में 12 से भाग लगा लीजिएगा तो एक फ़ोन का ना विक्रय मूल्य पता चल जाएगा और एक फ़ोन का क्रय मूल्य 14,056 रुपया है, उसमें से घटा लेंगे तो लाभ पता चलेगा। वो एक फ़ोन का लाभ होगा, फिर 12 से गुना करना पड़ेगा। तो वैसे ना करके हम लोग इसको क्या करते हैं दूसरे तरीका से देखते हैं कि मेरा टोटल विक्रय मूल्य जो है वो टोटल विक्रय मूल्य 1,88,160 ये 12 फोन का है। एक फोन कितना रुपया में मिल रहा है तो एक फोन 14,056 रुपया में मिल रहा है। तो हम 12 फोन कितना में खरीदेंगे तो गुने 12। आप बताइए इस विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा दें, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो क्या लाभ पता चलेगा चल जाएगा। अब एक चीज देखिए कि इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम पूरे गुना करके फिर घटाएं। आप क्या देख रहे हैं कि सारा संख्या का इकाई अंक अलग अलग है, नहीं 8 और 8 बराबर है। लेकिन क्या दो अंक अगर चला जाए तो दो अंक सबका अलग अलग है, तो सिर्फ और सिर्फ दो अंक का काम आप कीजिए। इसका दो अंक आप देख रहे हैं, इस संख्या का दो अंक कितना है 60। इधर से दो अंक निकाल देते हैं। दो अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो अंक में से दो अंक को गुना करना है। 12 छक 72, 72 का दो बचा कितना 7, 12 पचे 60 और 60 और 7 67, मात्र दो अंक आपका 72 आ गया। तो आप ये बात बता सकते हैं कि अगर हम इसमें से 72 को घटा दें तो मेरा दो अंक का बचेगा कितना, 10 में से दो गया तो कितना 8। आप बताइए ये तो 10 नहीं था, ये एक कर्जा दिया था तो ये 5 बच गया और फिर कर्जा लेगा तो 15, 15 में से 7 गया तो क्या 8। दो अंक कौन ऑप्शन का 8 है, डबल 8 तो इसका है, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। आपको मन करे पूरे कैलकुलेशन करने का तो आपने पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप क्या कीजिए इसको 12 से गुना कर लीजिए और इस पूरे वैल्यू में से इसको घटा लीजिएगा तो आपको 19,488 रुपया मिल जाएगा, लेकिन उतना करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यानी मान लिया जाए कि ये राम और रहीम, ये राम है और ये रहीम है।
आगे क्वेश्चन में कहा कि दोनों के बीच की दूरी जो है 680 मीटर है, और आपसे कहता क्या है कि वो 8 मीटर प्रति सेकेंड और 9 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है, तो कितने समय के बाद वो आपसे मिल जाएगा। आप बताइए एक का रफ्तार कितना है। एक का रफ्तार 8 मीटर प्रति सेकेंड और एक का रफ्तार है 9 मीटर प्रति सेकेंड। आपको पता है कि जब एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू कर दिया तो दोनों का विपरीत चलेगा तो उसका स्पीड जुट जाएगा, यानी 17 मीटर क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब ये चलेगा कितना, 680 मीटर चलेगा। एक सेकेंड में 17 मीटर, तो 680 सेकेंड में 17 चौका 68, यानी कितना सेकेंड लगा देगा, 40 सेकेंड लगा देगा। आगे कुछ नहीं कीजिए, आपको समय बराबर दूरी बटे क्या, चाल, दूरी 680 और आपका स्पीड जो है वो कितना है, 17, और 17 चौका क्या, 68, आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेकेंड हो जाएगा। आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक निश्चित राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश करने पर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश करने पर 2522 रुपया का ब्याज मिलता है। और क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो निवेश किया गया वो सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं किया गया है, ये निवेश किस पर किया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर किया गया है। और ये 2522 रुपया जो है वो 2522 रुपया क्या है, तो 2522 रुपया ने ब्याज है। तो मूलधन पता करना। आप एक बात बता दीजिए, 5% का मतलब 1 बटा क्या, 20। इसका मतलब 20 रुपया में 1 रुपया क्या लेगा, ब्याज लेगा। 20 रुपया में अगर 1 रुपया हम ब्याज दें तो 20 रुपया का अमाउंट कितना, 21, एक साल का होगा। दूसरे साल का भी 20 रुपया का अमाउंट कितना होगा, 21, और तीसरे साल का भी 20 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब ये कि मेरा टोटल 20 20 20 यानी कितना, 8000, और 8000 का अमाउंट बन करके 21 21 21 21 का क्यूब 9200 कितना, 61 हो जाएगा। तो यहां से हमको यह बात पता चल रहा है कि मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 1261। ये अनुपात में 1261 है। लेकिन आप बताइए कि ये 1261 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में कहा कि ये 2522, तो आप एक का वैल्यू इसका दुगुना, एक का वैल्यू कितना, 2, आपका मूलधन 8000 है, 8000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना था, तो 16000 था। कर सकते हैं। ये 20-21 क्यों हो रहा है, क्योंकि 5% का मतलब क्या कि 100 रुपये में 5 रुपया ब्याज लेंगे, तो 100 का मिश्र धन 105 एक साल में हो जाएगा। तो 100 105 मतलब 20 और क्या 21, यानी 5 से काट देंगे 20 और 21। वैसे हम लोग क्या करते हैं, 5% का ही वैल्यू लिख लिए, 1/20। 1/20 का मतलब 20 रुपया में ब्याज कितना रुपया लेंगे, 1 रुपया। तो इसीलिए 20 और क्या आया, 21, यानी 20 से कहां पहुंचा देगा एक साल में, 21 पहुंचा देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सो देखते हैं। ये क्वेश्चन में यहां पर ना और नहीं होगा, यहां पर होगा ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2.1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, 2 एकम 2, 2 और 1 3 बटा क्या 2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप एलसीएम ही ले लीजिए। एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम कितना, 6, ये 2, 7 दूनी कितना 14, ये 3 यानी कितना 9। ये पूरे का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7/6। फिर गुना 3 बटा कितना 5। आगे आप ये रहा 7 नहीं आएगा, ये वैल्यू 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा। ये प्लस आप बताए 5 एकम 5, 5 2 7, 7/5, ये 3 दूनी 6 और 1 7/3, और भागा है तो गुना में पलटी कर देंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इधर ये कटेगा तो 1/2, ये 1/2 प्लस में 3 बटा क्या 5। एलसीएम कितना आएगा 10, ये 5 से लगा तो 5, ये 2 से तो 3 दूनी क्या 6, 6 5 11, 11/10, 11/10 आपका ऑप्शन नंबर सी है। कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन बड़ा आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे।
7वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात 3:5:9:13। आप एक बात बताइए कि चतुर्भुज में 4 कोण है और चारों कोण को अगर हम अनुपातिक मान में अगर हम जोड़ दें तो अनुपातिक मान में जोड़ने पर कितना मिलने वाला है? तो 5 3 8, 9 8 17, 17 13 30, यानी चारों कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो अनुपात में कितना? 30। लेकिन चारों कोण को अगर हम चतुर्भुज में जोड़े तो चारों कोण का योगफल आपको पता है डिग्री में कितना डिग्री? 360, 0 0 कैंसिल और एक का वैल्यू कितना होगा? 12। एक डिग्री का मान 12। आपसे पूछा गया सबसे बड़ा कोण, तो जो अनुपात का मान सबसे बड़ा होगा उसका कोण भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कोण अनुपात में सबसे बड़ा कोण 13। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि 13 है, तो सबसे बड़ा हम बता देंगे। सबसे बड़ा कितना होगा? अनुपात में 13। एक का वैल्यू कितना? 12। तो 13 का वैल्यू 13 गुने 12 और 13 गुने 12 का वैल्यू 100 कितना? 56। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वां नंबर पे। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x एक अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है। x और इसकी क्रमिक संख्या मतलब अगला संख्या, लगातार संख्या। x जब एक संख्या ले लिए तो अगला संख्या जो आएगा वो x प्लस क्या आएगा? 1। इसका कारण एलसीएम कितना होगा? आप बताइए। एक कोई अभाज्य संख्या हम 5 ले लेते हैं, अगला संख्या 6। अब इसका एलसीएम दोनों ना मल्टीपल में हो जाएगा, यानी एलसीएम 30 होगा। अगर कोई अभाज्य संख्या 7 ले लें, अगला संख्या 8, एलसीएम 56 होगा। यानी अगर कोई संख्या, दो संख्या है जिसमें से एक संख्या अगर आपका अभाज्य संख्या आ गया है और दूसरा कोई संख्या है तो उसका एलसीएम उसके मल्टीपल में होगा। तो आप बताइए कि ये दोनों संख्या का एलसीएम इसके मल्टीपल में ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। फिर से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अभाज्य संख्या 13 ले लिए और एक संख्या 2 ही लेते हैं, वो क्रमिक हम नहीं, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होना चाहिए? 26। यानी दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो एक संख्या x, एक क्रमिक अगला संख्या लेना है, ये क्रमिक मतलब आगे का संख्या लेना है, तो आपको अगला संख्या x प्लस 1 है। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और सेम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। काम का कितना हिस्सा बाकी है? काम कितना हो गया ये नहीं पूछा गया, काम का कितना हिस्सा बाकी है ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ना 2 काम कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला नंबर की क्वेश्चन में जो कहा गया कि 4 दिन तक एक साथ काम किया, आप खुद बताइए कि अगर अस्मिता काम को 12 दिन में करेगा तो 12 दिन में 100% काम कर देगा। तो अस्मिता 4 दिन में 4/12 काम करता है, यानी 1/3 काम करता है, यानी 33.3% काम खत्म कर देता है। आप बताइए सेम उसी काम को 9 दिन में करेगा, एक दिन में 1/9, 4 दिन में 4/9। आपको पता है कि 1/9 का मतलब 11 के आसपास, 11.1111। तो 4 गुना तो 44.44। आप बताए दोनों मिलाकर के परसेंटेज का काम 4 3 7, 4 3 7 और 4 3 7, यानी टोटल मिलाकर के 77.77 काम हो गया। तो आपका काम जो बचा वो 22 के अप्रॉक्स में काम बचल है। तो आप कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 22 के अप्रॉक्स में होगा? तो आपको अभी कुछ देर पहले बताएं कि 1/9 का वैल्यू 11 के अप्रॉक्स में होता है, तो 2/9 का वैल्यू जो होगा वो 22 के अप्रॉक्स में हो जाएगा। यानी आंसर क्या नंबर? सी नंबर हो जाएगा। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे तरीका से इसको देखिए कि दूसरे तरीका से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अस्मिता जो है एक काम को 12 दिन में और ये 9 दिन में, दोनों का एलसीएम जो होगा वो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12 9 का एलसीएम कितना? 36। यानी ये 36 जो है ये टोटल काम आपका दिखा रहा है। 12 दिन में 36 काम तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। 9 दिन में 36 काम तो एक दिन में कितना काम? 4। एक दिन में काम कितना होगा? 7 काम। आप बताइए कि दोनों मिलकर काम क्या दिन तक करेगा? 4 दिन तक। तो काम दोनों मिलाकर कितना करेगा? 28 काम कर देगा। काम करना कितना था? 36। तो 28 काम हो गया 36 काम में, तो शेष काम आपका बचा कितना? शेष बचा 8 काम। ये 8 काम कितना पर काम बचल था? कितना में 8 काम बचा? 36 में। तो 8/36, 8/36 का मतलब 2/9। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक कक्षा के 27 विद्यार्थी की आयु का औसत 22 है।
इसमें से अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। आप बताइए औसत 1 बढ़ा, इसका मतलब 22 से कहां पहुंचा देगा? 23। तो आपसे पूछा गया कि अध्यापक की आयु क्या हो जाएगा, तो हम लोग एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एवरेज को 23 पहुंचाया प्लस विद्यार्थी 27 था, सबका 1-1 बढ़ा देगा तो 27, आंसर 50 हो जाएगा। यानी अध्यापक की आयु 50 हो जाएगा। अब देखिए कि अध्यापक की आयु 50 कैसे आ रहा है। मान लेते हैं 27 स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, यानी 27 स्टूडेंट है। आगे क्वेश्चन में यह कहा गया कि इसमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाएगा। अध्यापक अगर शामिल होंगे तो ये 28वां नंबर पर शामिल होंगे। 27 को तो स्टूडेंट था, प्रत्येक का औसत पहले 22 था, प्रत्येक का औसत 22 था, इसका मतलब 22 जो है, इसका भी औसत 22, इसका भी 22, इसका भी 22, इसका भी 22, यानी सबका क्या था? 22 था। आगे कह रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ा देंगे। जब 22 था अध्यापक जी के आने के बाद एवरेज 1 बढ़ गया यानी 23, तो अध्यापक जी को पहले 23 दे दीजिए आप, और कहा कि सबको 23 पूरा देगा। सबको 23 पूरा देगा मतलब क्या? 1 से लेकर के 27 तक जो विद्यार्थी था सबका पहले 22-22 था और सब में 1-1 की वो वृद्धि कर दिया, यानी इसीलिए 1-1 का वृद्धि किया। कितना का वृद्धि होगा? 27। तो 23 और 27 मिलकर कितना? 50, यानी अध्यापक का आयु कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। लेकिन आप इसको अगर नास फार्मूला पर बनाते हैं तो नास फार्मूला पर हम लोग भी बना सकते हैं। ये आप ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे? आपको पता होगा NAS। आप बताइए कि n का मान आपके कक्षा में कितना स्टूडेंट? 27, एवरेज कितना? 22, शामिल कौन हो रहा है? टीचर। ये दोनों को आप गुना कर लीजिए। आप बताइए मतलब n का मान कितना? 28, क्योंकि टीचर 1 शामिल हो जाएंगे। एवरेज में 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि होगी तो एवरेज कितना? 23। ये दोनों को आप गुना करके यहां लिख दीजिए। 28 में से 27 स्टूडेंट निकल जाएगा, टीचर बचेगा, यानी इस वैल्यू में से इसको आप अगर घटा देते हैं तो आपको टीचर का आयु निकल जाएगा। इसमें घटाने का मतलब ये वैल्यू जो होगा वो 22 गुने 27 होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो 28 गुने 23 होगा, और इसमें से इसको आप घटा दीजिएगा तो टीचर का आयु निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हो गया, 11 नंबर पे। आप 11 नंबर क्वेश्चन का देखिए। 11 नंबर में कहता क्या है? कह रहा है कि 0.0112 पॉइंट के बाद 4 अंक, 0.0012 पॉइंट के बाद 2 अंक। लेकिन आप लेकिन में रुक जाइए थोड़ा सा। 0.0012 में अगर हम 0.0012 घटा दे तो ये 0, ये 0, ये 1, 0 और 1, यानी इसका कैलकुलेशन का वैल्यू 0.01 आ जाएगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को ना आप ना सॉल्यूशन नहीं कीजिए, इसका सॉल्यूशन इसी में छिपा हुआ है। सिर्फ पॉइंट का कहानी आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पॉइंट को सिर्फ आप बताइए। पॉइंट के बाद 2 अंक और इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये पूरे वैल्यू में पॉइंट के बाद क्या अंक? 4 अंक। और इस दोनों को अगर गुना कर देंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक? 2 अंक। 2 अंक नहीं, 2 अंक और 1 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। अगर पॉइंट के बाद 4 अंक है और पॉइंट के बाद 3 अंक को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू ना पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएगा। और नीचे में आप अगर दोनों को गुना करवा देते हैं तो वैल्यू 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद ये क्या अंक होना चाहिए? 4 अंक होना चाहिए। आप बताइए कि ऊपर पर भी मेरा कैलकुलेशन करने के बाद पॉइंट के बाद 4 अंक आ रहा था, नीचे में भी कैलकुलेशन करने के बाद पॉइंट के बाद 4 अंक आ रहा था, दोनों पॉइंट खत्म। यानी क्वेश्चन में कहीं पॉइंट की कहानी नहीं है ना, अब नहीं है। अब एक चीज ध्यान देना, क्या 2 ऊपर वाले को काटेगा? काट देगा। आप बताइए कि इसको 0.11 और 0.14, 14 को 2 काटता है, पूरे पूरे काटता है। 25 गुने 2 50, 50 को 2 काटता है, पूरे पूरे काटता है। यानी आंसर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब आंसर पॉइंट में नहीं है तो आप बताइए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर 257 हो जाएगा। यानी आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को ध्यान दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्या किए फिर से समझिए। इस दोनों को घटा दिए 0.01, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक को 0.14 से गुना करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक इसके पास, 2 अंक इसके पास, 4 अंक। और पॉइंट के बाद 4 अंक में ये 25 को दोगुना यानी 50, 0.005 होगा, यानी 50 आ गया। पॉइंट के बाद 3 अंक आ गया, और 4 अंक वाले में 3 अंक को जोड़ेंगे तभी पॉइंट के बाद 4 अंक ही रहेगा। नीचे में भी 4 अंक है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। और 2 ऊपर वाले सब संख्या को काट ही देता है तो पॉइंट आने की कहीं संभावना नहीं है, इसीलिए ऑप्शन में कहीं पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप वैसे कैलकुलेशन जोड़ घटाव कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमा लेता है। अंकित मूल्य सीपी से कितना परसेंट अधिक है? आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर के अंकित मूल्य, हम ना एक चीज आपको समझा रहे हैं, आप इस बात को समझिए। हम ना क्रय मूल्य को मान लिए 100। क्यों? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अगर 100 मान लेंगे, जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसके विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य कहा 12% लाभ कमा लेंगे, विक्रय मूल्य 112 होना चाहिए। आगे आप ना थोड़ा सा एमपी के बारे में भी जान लीजिए। एमपी क्या कहता है? मार्केट प्राइस। कहता है 20% ना हम छोड़ देंगे, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब क्या? 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ देगा, तो 5 रुपया के जगह पर लेगा कितना? 4। आप बताइए मार्केट प्राइस 5 होगा तो ले रहा है कितना? 4, यानी बेच रहा है 4 पर, लिखल कितना था? 5। 4 का वैल्यू कितना? 112। तो 1 का वैल्यू कितना? 28। तो 5 का वैल्यू 28 पचे कितना हो जाएगा? 28 पचे हो जाएगा 140। आप खुद बताइए क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 40। आंसर भी क्या परसेंट हो जाएगा? 40%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये समझना बड़ा आसान था, फिर से समझिए। 100 क्रय मूल्य लिए, 12% का लाभ कमाया, 112 में बेच दिया। आगे कहा कि मार्केट प्राइस पे 20% छोड़ देंगे। 20% छोड़ने का मतलब क्या? 100 का सामान 80 में, 100 का सामान 80 में दिया, इसका मतलब कि बेच रहा है 4 में, 80 में, और दाम था 100, तो 4 अनुपात क्या? 5। लेकिन 4 में तो बेचा, लेकिन बेच कितना में रहा था? 112 में। तो 4 का वैल्यू 112, 1 का वैल्यू 28, 5 का वैल्यू 140। तो आप बताए 100 से कहां पहुंचा दिए? 140 पर कितना परसेंट वृद्धि? 40%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन में ये साइन सब वैल्यू आपको पुट करना है। आप ना वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। साइन स्क्वायर 30, आपने इस चीज को देखिए, साइन स्क्वायर 30, स्क्वायर 30 का मतलब क्या? 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। और कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना? कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर कॉस 45 का मान 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। प्लस 4 गुने टेन 30, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना? साइन 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 से गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, 0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस में कितना? 1/24, ये वैल्यू 1/24 हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना होगा? 8। 8 नहीं, एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा। ये 4 दूनी कितना है? 8, 8 तिया 24, ये वैल्यू कितना आएगा? 3। ये 3 से लगाएंगे 8, 8 चौका कितना? 32। ये आएगा कितना? 2, यानी कितना? 12। और ये आएगा 1। अब आप एक चीज देखिए, 32 और 12, या फिर 32 3 35, 35 12 47, 47 और 1 48, और 48/24, 48/24 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा गया? कहा गया 81x² माइनस 49y²। क्या इसको ऐसा बात लिख सकते हैं? 81 का मतलब 9x², 9x का होल स्क्वायर, और 49 का मतलब 7y का होल स्क्वायर, और बट्टा में 9x प्लस में 7y। नहीं आएगा? आ जाएगा। अब आप बताइए क्या ऊपर पर a² माइनस b² हुआ? इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं 9x माइनस में 7y, और 9x प्लस में 7y, और बट्टा में 9x प्लस में क्या? 7y। ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। आंसर 9x माइनस 7y, 9x माइनस में क्या? 7y। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक टेलीफोन एक्सचेंज में तीन फोन होना चाहिए। 3 फोन 20, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतर पर बजते हैं। यदि वो
11:25 AM में एक साथ बजे, तो अगली बार वो कब एक साथ बजेगी? कुछ नहीं ज्यादा करना है, 20, 24 और 30 का आपको ना एलसीएम ले लेना है। आप बताइए 20, 24 और 30 का एलसीएम जो होगा वो 20, 24 और 30 का एलसीएम, यानी एलसीएम लेना है तो बड़की संख्या को देखिए, बड़का संख्या 30, क्या 30 को ये दोनों काट रहा है? नहीं। तो 30 का दोगुना कितना? 60। दोनों काटा? नहीं। 60 का दोगुना कितना? 120। 120 24 भी काट दिया, 20 भी काट दिया, यानी इसका एलसीएम 124 आ गया। आप बताइए 120 सेकेंड, 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट। अब आप बताइए एक 11:25 में बजा और अब 2 मिनट के बाद बजेगा, यानी आंसर 11:27 पर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहां पे 7 मैच के 2 बल्लेबाज, 7 मैच के 2 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं और किस बल्लेबाज का औसत बेहतर है? बेहतर किसका है ये आपको बताना है। आप बताइए कि बेहतर किसका? जब दोनों बल्लेबाज 7-7 मैच खेल ही लिया है तो जो बल्लेबाज ज्यादा रन बनाएगा वो बेहतर है। अब आपको यहीं पर भी दिया हुआ है कि बल्लेबाज फर्स्ट और बल्लेबाज सेकेंड का आपका रन दिया हुआ है, कौन बेहतर होगा ये आपको बताना है। देखते हैं क्या होगा। आप ना इसको ना जोड़िए नहीं, बिना जोड़े हुए कोशिश कीजिए इसका कैलकुलेशन कर लेने का। आप बताइए कि अभी जो ये ज्यादा है, अभी फर्स्ट ज्यादा कि सेकेंड ज्यादा? अभी फर्स्ट ज्यादा। कितना ज्यादा? तो 12 ज्यादा है ना। ये 51, ये 32, 22, ये कितना ज्यादा? 31। अब बताइए 9, ये 81, ये कितना ज्यादा? 82। अब एक चीज यहीं रुक जाइए। आप एक चीज देखिए कि ये 31 ज्यादा नहीं था, ये ना 29 ज्यादा था। ये दोनों मिलकर के अभी ना 41 ज्यादा हुआ और ये अभी 82। इसको हटा करके, इसको भी हटा करके 41 लिख दें, क्योंकि ऊपर 41 ज्यादा था, नीचे 82 ज्यादा हो गया, तो उसको हटा करके 41 ज्यादा लिख दिए। अब आप देखिए कि ये 2 ज्यादा, ये अब फिर से यही ज्यादा हो गया 21, ये 9 ज्यादा और ये 3 ज्यादा। आप खुद बताए 9 3 12 तो 14, ऊपर 14 नीचे बहुत ज्यादा है, यानी निचला का रन ज्यादा है ऊपर का की अपेक्षा, यानी आंसर जो होना चाहिए ज्यादा वाला जो होगा वो बल्लेबाज 2 होगा। तो आपको ना बल्लेबाज 2 का आंसर मात्र एक ही जगह दिया हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और कहीं जगह दिया हुआ ही नहीं है। बल्लेबाज फर्स्ट 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 ये तीनों नहीं होगा। इसका एवरेज निकालना है तो आप ना सबको जोड़ लीजिए और जोड़ करके 7 से भाग लगा लीजिएगा, यानी 30 प्लस 22 प्लस 91 प्लस 76 प्लस 84 प्लस 11 प्लस 09 और बट्टा में कितना 7। आपको जो सेकेंड निकले चौथा नंबर ऑप्शन, आपको पता है कि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कह रहा है करने के लिए, आपको सिर्फ पकड़ना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। आप कर लीजिए, आपको करना है तो। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अगला 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अजहर जो है एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है और 10 घंटा में जो पूरी कर रहा है वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी की बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक दूरी है, इस दूरी को हम 2 बराबर भाग, आधा आधा 2 बराबर भाग में अगर बांट दिए, एक का रफ्तार 21 और एक का रफ्तार 24, तो इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड जो होगा वो एवरेज स्पीड क्या होगा 2 गुने 21 गुने 24, अब बटे दोनों को जोड़ करके 21 24 को जोड़ दिया जाए तो 45। ये ना पूरे जाने का ना एवरेज स्पीड है और कहा कि पूरी यात्रा हम 10 घंटे में तय किए, एवरेज स्पीड इतना और दूरी निकालना होगा तो अपना 10 से गुना कर लीजिए, ये आपका दूरी निकल जाएगा। बस इतना काम आपको करना है। आप ये बात बताइए अगर हम दूरी यहां से निकालें तो क्या हम लोग 9 पचे 45, अगर ये 9 पचे 45 हुआ तो ये 2 पचे 10, 3 तिया 9, 8 तिया 24 और ये 3 से कटेगा 7, सबको गुना कर लेंगे आंसर आ जाएगा। आप बताए 8 सत्ते कितना 56 और 2 दूनी क्या 4, यानी 56 को ना आप 4 से गुना करवा दीजिएगा 224 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
फिर से समझिए, हमने एवरेज स्पीड अगर दो दूरी आपस में बराबर हो और दोनों दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता हो तो एवरेज स्पीड 2 × x × y और बट्टे में x + y होता है। ये आपका एवरेज स्पीड है और हम लोग इस चीज को निकाल सकते हैं, जो निकाल दिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन 17 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सोच समझते हैं। 18 नंबर में कहा गया कि एक कैंप में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर के चले जाना चाहिए, आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले नंबर की 20 दिन के लिए था और उस 20 दिन के जगह पर कितना दिन खिलाना है, 25 दिन। तो 20 से 25 कितना दिन बढ़ा, 5 दिन। किसमें, 20 दिन में। यानी 20 दिन में 5 दिन बढ़ गया, यानी वो टाइम जो बढ़ रहा है वो 1/4 टाइम बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं, यानी 5 दिन बढ़ा दिया। अब बताइए कि 25 दिन का खाना अब जो है कितने आदमी को छोड़ना पड़ेगा। तो 25 से हम 20 पर आएंगे तो अब बताइए 5 दिन कमा। अब 25 पर 5 दिन कमाएंगे तो वो 1/5 हो जाएगा। तो कुछ नहीं कीजिए, जब ये 1/4 अगर कम रहा, ज्यादा हुआ, तो 1/5 ना आपका कम जाएगा। आदमी की संख्या यानी 180 का 1/5 आदमी को ना आप हटा दीजिए, यानी ये हटेगा कितना, 36। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर से आप इस चीज को समझिए, हम इस चीज में क्या किए हैं कि अगर पहले 20 दिन था तो 20 दिन में 5 दिन को बढ़ा दिए, यानी 20 दिन में 5 दिन को बढ़ाएं तो आपको पता है कि ये 4 और ये 1, यानी 4 दिन पर 1 दिन बढ़ गया, यानी ये 1/4 बढ़ गया। अब आगे खुद बताइए कि मेरे पास दिन कितना हो गया, 25, और क्या दिन हट कम, मतलब ज्यादा खाना खाना था, 5 दिन। तो ये 5 और क्या आ गया, 1, यानी अब जो वैल्यू है वो 1 दिन किस पर बढ़ेगा, 5 दिन पर, यानी हटेगा किस पर, 5 पर। तो 25 में 1 दिन हटेगा तो ये 1/5 और टोटल वैल्यू कितना था आदमी की संख्या, 180। तो 180 का 1/5 भाग आप हटा दीजिए, यानी उतना विद्यार्थी हट जाएगा। अगर इसको दूसरे तरीका से देखते हैं तो आपको पता है कि MDH का फॉर्मूला मेरा है MDH/W और बराबर ये इधर M1D1 H1, ये W1 M2 D2 H2/W2। आप इस पर भी काम करवा सकते हैं। आपके पास 180 विद्यार्थी था, कितना दिन तक भोजन खाएगा, 20 दिन तक, और कुछ डाटा दिया नहीं है। आगे हम M2 का मान ले लेते हैं और इसको खाना खिलवा देते हैं, कितना दिन, 25 दिन। आप ये बात बताइए, ये वैल्यू 5, ये वैल्यू कितना, 4। अब बताइए ये 5 से आएगा 36, 36 चौका 144, 144 आदमी ना खाना खाएगा। तो आप बताइए कि हटाना पड़ेगा कितना, हटाना पड़ेगा वो 180 माइनस 144 बराबर कितना, 36, और यही आंसर आपका सही है। आ जाइए 18 नंबर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि दीवार का 1/4 भाग हिस्से नीले रंग का और 1/2 हिस्सा पीले रंग का है और बाकी बचा हुआ 3 मीटर हिस्सा सफेद है। आप इस क्वेश्चन को ना बड़ा अच्छे तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा सो देखिए। अगर हम इस क्वेश्चन में 1/4 यानी 4 और 2, 1/4 भाग नीला यानी 4 भाग नीला और 2 भाग येलो। आप बताइए 4 और 2 का एलसीएम कितना, 8। इसका मतलब 4 दूनी 8, 2 अगर नीला होगा तो येलो कितना, 2 चौका 8, 4 येलो होगा। टोटल लंबाई दीवार की 8 है, 8 में 2 नीला होगा और 4 येलो होगा, तो 4 और 2 मिलकर 6 हो गया। और आपके कहा कि शेष सफेद है, तो आप बताइए कि टोटल 8 था, 8 में 6 ले चुका है तो बचा कितना, 2। और 2 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ क्या मीटर बचल था, 3। 2 का वैल्यू 3। दीवार की लंबाई क्या लिए हुए हैं, 8। तो आप बताइए 8 का वैल्यू क्या होगा कि 4 गुना था, ये भी 4 गुना, 3 का 4 गुना 12। दीवार की लंबाई 12 मीटर हो जाएगा। आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग 14 और 15 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। यानी 14 और 15 का जो वर्ग होगा उसके योगफल में कुछ जोड़ना है
और जोड़ करके भी एक पूर्ण वर्ग बनाना है, ऐसा बात आपसे कहा जा रहा है। ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए? तो आप ये बात बताइए कि 15 का अगर हम करें तो 15 का जो वर्ग होगा वो 15 का वर्ग कितना, 15 का वर्ग और 14 का वर्ग, और कुछ संख्या ना जोड़ना है ताकि वो किसी ना किसी का क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। तो 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196। आप बताइए कि ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 1 3 और 1 4। क्या 421 किसी का वर्ग है? नहीं। जोड़ना है तो 421 से अगला कौन सा संख्या वर्ग होगा? तो 421 से अगला संख्या ना 441 किसी ना किसी का वर्ग है। तो आपको पता है कितना जोड़ना पड़ेगा? 20। और जो संख्या जोड़ रहे हैं वही संख्या ना आपका आंसर भी होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 20 हम जोड़ रहे हैं। आ जाइए अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। अगर हम आयत का परिमाप 28 ले लें, कहता है लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है। आप बताइए लंबाई चौड़ाई का 5/2 है तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:2 हो जाएगा। तो 5:2 का वैल्यू, लंबाई चौड़ाई दोनों को जोड़ दिया जाए, 5 2 7। आगे क्वेश्चन में कहा था लंबाई चौड़ाई की ज्ञात कीजिए। जब लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:2 ही होगा तो आंसर में भी 5:2 का मान कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्या 5:2 आएगा? नहीं। 5:2 आएगा? नहीं। 5:2 आएगा? नहीं। 5:2 आएगा, यानी 14 और 4 हो जाएगा। सीधे आंसर आप लगा सकते हैं, बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 और 4 को जोड़ देंगे, काट देंगे तो 5:2 आ जाएगा। चलिए आप 10 और 4 अगर ले लेते हैं लंबाई चौड़ाई, तो आपको पता है कि परिमाप 28 है, तो परिमाप 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी 10 4 14 और 14 का दोगुना 28। आंसर 10 और 4 सही है। आप अगर बनाना चाहते हैं तो लंबाई चौड़ाई का 5/2 है, L/B बराबर 5/2, L का मान 5, B का मान 2, दोनों का मान 7। और अगर हम दोनों का मान 7 ले लें तो आप ये बात बताइए कि परिमाप जो आपको होगा वो परिमाप 2 इंटू L+B। आप बताइए दोनों का मान 7, यानी 2 गुने अनुपात 7, अनुपात में कितना? 14, और परिमाप कितना था? 28। तो 14 का वैल्यू 28, 1 का वैल्यू 2। तो आप बताइए लंबाई का मान 5 दूनी 10, चौड़ाई का मान 4। इतना करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। 22वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यहां पे कहा गया कि गीता का वजन जो है वो 11.235। अगर ये 11.235 है तो कहता है उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, तो दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। किसी एक आदमी का वजन नहीं पूछा गया, दोनों का वजन निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका वजन पूछा जा रहा है। तो क्या हम लोग वजन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा सो देखिए। आपके क्वेश्चन में कहा गया कि उसके बहन का वजन उसके वजन का 1/4 गुना है। हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? गीता की सिस्टर, कहता है उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना, गीता 1 होगा, इसके बहन का वजन 1.4 होगा। अब आप बता दीजिए क्या इस दोनों का वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो वो अनुपात में 2.4 गुना होगा कि नहीं होगा? गीता का वजन 11.235 है। एक का वैल्यू आप ही बताइए, क्या एक का वैल्यू 11.235 है? दोनों को जोड़ करके बताइए तो अनुपात 2.4 का वैल्यू बताइए। तो 2.4 का वैल्यू, जब एक का वैल्यू 11.235, 2.4 का वैल्यू 11.235 से गुना कर दीजिए। अब अगर हम 11.235 को अगर हम 2.4 से गुना करें तो सबसे पहला नंबर 11 को तो 2 से गुना करेंगे ही करेंगे, 11 दूनी 22। आंसर जब भी होगा तो 22 से बड़ा होगा, यानी ये दो आंसर नहीं होगा। आंसर यही दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो डिजिट सम लगा दीजिए, नहीं तो आप गुना कर दीजिए। डिजिट सम में क्या होगा कि डिजिट सम में जब 9 होता है तो उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। आप जोड़ सकते हैं यहां से 5 9 पर पूरा दीजिए, 5 3 8 8 1 9,
इधर और कुछ पूरेगा, और ये 2 और 4 और 2 6, उधर 2 और 1 3, 6 गुने 3 18, 18 मतलब 8 1 9, यानी क्या होगा 0। ये दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 0 पुर जाता है ये आपको देखना है। 9 5 4 9, 6 2 8, 0 नहीं पूरा, ये गलत। 9 उसके बाद 6 4 6 6 12, 12 4 16 2 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, और 9 का मतलब 0। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप ना इस चीज को गुना करवा दीजिए, और आप गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। आप ये पूरे को गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा गया है 23वां नंबर में। साइन ए बराबर इंटू कॉस ए, यानी यहां पर साइन ए बराबर इस पार साइन ए होना चाहिए। आप बताइए कॉस ए है तो यानी यहां कॉस ए होना चाहिए, तब ना कॉस ए को काट घटाइएगा। साइन ए चाहिए तो ऊपर पर साइन ए चाहिए। आप क्या बात बताइए, क्या इसका वैल्यू साइन ए होगा, ये पूरे टर्म का वैल्यू हो जाएगा। आप ना एक्स्ट्रा बात यहां लिखे क्या चीज है, आप ना ये बात लिख दिए, ये बात का मतलब साइन ए बटे क्या लिख दिए, कॉस ए। साइन ए बटे कॉस ए लिखे हैं, इसका मतलब साइन ए बटे कॉस ए का वैल्यू जो है वो ना 10a होता है, और यही आपसे शायद पूछा गया, और आंसर भी आपका वही 10a ही होगा। आंसर इस क्वेश्चन का 10a हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो अंकों का योग 10 है। कहता है यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो इसका मान 18 हो जाता है। तो कहता है संख्या का पता लगाइए। आप एक बात बताइए, दो अंकों का योग सब जगह 10 है। एक चीज ध्यान रखिए, अंक को पलट देंगे तो पलटी वाला अंक का अंतर 12 नहीं कहा गया, कहता है इसका मान 18 बढ़ जाता है, यानी पलटी करने के बाद मान ज्यादा होना चाहिए। अगर हम 19 को पलटी करवा दें तो 91, कि 18 ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 28 को पलटी करवा दें तो 82, 18 ये ज्यादा है, ये 30 से कम, ये 82 से ज्यादा, 50 से ज्यादा हो जाएगा, यानी ये तो ना हो सकता है, ये भी ना हो सकता है। आप बताए कि 64 को पलटी करवा देंगे ना तो 46 हो जाएगा, ये ज्यादा होने के जगह पर ना कम हो गया, तो ये भी तो आंसर नहीं हो सकता। ये तीनों आंसर नहीं होगा तो आंसर एक को बचेगा 46, वही होगा। करके देख लीजिए, 46 को पलटी करवा दीजिएगा तो 46 पलटी करके कहां पहुंचा देगा, 64। क्या ये 18 ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है। दोनों अंकों का योग 10 है, दोनों अंकों का 10 है, आंसर क्या होगा, तो 46 होगा। आइए अगला 25 नंबर पे। आप देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा। 25वां नंबर क्वेश्चन में यह कहा गया कि दो कर्मागत छूट 12% और क्या है 5%। पिछले वीडियो में भी बताए, जब दो कर्मागत छूट मिल गया तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे 12 + 5, और माइनस में 12 गुने क्या 5, 12 गुने 5, और बट्टा में कितना 100, यानी 12 5 कितना 17, 12 5 क्या 60, 60 बटे 100 का मतलब 0.6। आंसर क्या 16.4। आंसर 16.4 कहीं है, आंसर हो जाएगा 16.4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज ये ले लिया जाए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, तीनों भुजा का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, यानी ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छा बात। आगे फिर देखिए क्या कहा, आगे ये कहा कि DEF क्रमशः AB BC और AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब इस बिंदु पर, ये मध्य बिंदु है, क्या चीज मध्य बिंदु है, ये D, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु क्या E, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु क्या F। कह रहा है कि मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु तो चतुर्भुज BEFD है, BEFD। अब एक बात बताइए, अगर हम इस मध्य बिंदु को अगर मिला देते हैं तो ये अंदर में भी एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। लेकिन आपसे ये समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा नहीं, आपसे पूछा किसके किसके बारे में, आपसे पूछा BEFD, यानी BEF और D, ये आपसे पूछा जाए। आप एक बात को ध्यान रखिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बात लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अगर हम इस पूरे AB को
अगर 10 ले लें तो सबको 10-10 लेना पड़ेगा, तीनों भुजा। ये मध्य बिंदु था तो ये 5, ये भी 5, आपको पता पूरे 10 तो ये भी मध्य बिंदु, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब आपको पता है कि ये अगर 5 हुआ, इसके ठीक सामने ये भी क्या होगा, 5 होगा। ये कैसे आएगा, ये समानांतर पूरे रेखा है तो ये भी रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। और किसी भी त्रिभुज में आधार के समानांतर अगर रेखा खींचते हैं और आधार के समानांतर दो और मध्य बिंदु यानी दो अन्य भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे और आधार के समानांतर तिसरका भुजा के खींचेंगे तो निचला का समानांतर तो है ही, साथ साथ निचला का ना लंबाई का आधा लंबाई हो जाएगा, यानी ये लंबाई 5 हो जाएगा। ये 5 हुआ तो ये भी 5 हो जाएगा। अब बताइए, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, मतलब ये तो एक वर्ग के आकार का पकड़ लिया, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये एक वर्ग ना होकर के एक क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज क्यों नहीं होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई, आमने सामने का भुजा का लंबाई बराबर होता है। अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो समचतुर्भुज हो जाएगा, यानी उस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर यानी समचतुर्भुज होगा। आइए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13,680 तीन भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तिसरका भाग का 3/5। अब एक बात बताइए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग तीसरा का 3/5, तीसरा 5 तो पहला 3। देखिए पहला भाग तीसरा का 3/5 बराबर है पहला बट्टा तीसरा बराबर 3/5। पहला का मान 3, तीसरा का मान 5। पहला का मान 3, तीसरा का मान 5, सही है। आगे कहा कि दूसरा तथा तीसरा का अनुपात 4:7 है। दूसरका का मान 4, तीसरका का मान 7। अब आप बताइए कि अगर हम ये रेशियो निकालें बराबर करने का तो तीसरका तो बराबर नहीं है। तीसरका को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 7 से और नीचे 5 से। जब गुना होता है पूरे टर्म में गुना होता है तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा का जो मान होगा 5 7 या कितना 21 और तीसरका का मान 7×5 35, दूसरका का मान 5 चौका 20 और ये 7×5 35, तीसरा है ही। आइए अगला कहता है कि पहला भाग कितना होगा ये आपको बताना है। हम लोग ये भी बात बता सकते हैं, क्या करें, तीनों को जोड़ दिया जाए तो 21 20 41 41 और 35 76 और आपको 76 का वैल्यू 13,680, अनुपात 76 का वैल्यू 13,680 है। तो आपसे पूछा गया कि पहला भाग कितना है, पहला भाग 21 है। आप बताइए 21 का वैल्यू कितना होगा, तो 13,680 बटे 76 और गुना 21। आप इसका कैलकुलेशन घर में कर लीजिएगा, कर सकते हैं, हम ही कर दें क्या, कर लीजिए, हो जाएगा जो भी वैल्यू आए। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, क्या कहा गया कि एक मिश्र धातु में सोना और चांदी के भार का अनुपात 17:13, यानी गोल्ड और सिल्वर का अनुपात 17:3 है। कहता यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2:7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन, आप बताइए कि चांदी सिल्वर का वजन, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि सिल्वर का वजन 2:7 ग्राम है, यानी हमको लग रहा है कि 0.9 का मल्टीपल है। तब 9 × 27 एक अंक के बाद दशमलव। मिश्र धातु में सोने का वजन क्या होगा, हम लोग गोल्ड का भी वजन 0.9 से गुना करके निकाल लेंगे। 17 × 9 बराबर 153 और एक अंक के बाद दशमलव यानी 15.7 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। यानी 28 नंबर को हम लोग निकाल लिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि पांच कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 का क्रय मूल्य 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप ये बात बताइए क्रय मूल्य और बट्टे में विक्रय मूल्य
का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, यानी 4 क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना 5। आप खुद बता दीजिए कि अगर 4 रुपया का सामान 5 में बेच दे तो लाभ परसेंट की हानि परसेंट, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट कितना, लाभ कितना 1, लाभ किस पर तो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना 4 और गुना क्या 100, यानी ये 25 चौका 100%। आंसर जो होगा वो 25% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर आपको 30 से 32 में आपको एक डाटा दिया हुआ है। ये डाटा को आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित तालिका को प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाता है, अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 2005-2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था। एवरेज कहा गया, एवरेज निकालने के लिए तो एवरेज निकालने का मतलब क्या, सबको जोड़ करके 5 से क्या करना है भाग लगा देना है और 5 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आंसर जो आएगा वो 325 प्लस में 438 प्लस में 429 प्लस में 258 और प्लस में 495 और बट्टा में क्या 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना ना करके आप ना डिजिट सम अगर यहाँ लगा देते हैं तो डिजिट सम पर भी आंसर तुरंत आ जाएगा। डिजिट सम में आंसर क्या आएगा आप बताइए। 5 2 7 7 3 10, 10 का मतलब कितना 1, 8 4 12 3 15, 15 का वैल्यू कितना 6, 9 खत्म 4 2 6, 8 2 10, 10 5 15, 15 का वैल्यू 6, 9 खत्म 5 4 9 खत्म ये 0, 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 का मतलब 1 क्योंकि 9 खत्म। अब ये एवरेज निकालना था 1/5। अब देखिए जब भी आपको बट्टा में क्वेश्चन आ जाए डिजिट सम में तो बट्टा में 1 लाने का कोशिश कीजिए। 1 कैसे आएगा तो ऊपर नीचे ना 2 से गुना करने पर, क्यों क्योंकि नीचे में 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 1 और 0 1 हो जाएगा, यानी ये पूरे डिजिट सम का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2 ले आएगा, 2 जिसका आएगा वही आंसर होगा। ये 9 खत्म 3 ये नहीं होगा। अब देखिए 4 2 6 और 1 7 ये भी नहीं होगा। 8 7 15 3 18, 18 का मतलब 8 1 9 ये भी नहीं होगा, 0 आ जाता है। ये 9 खत्म 8 3 11, 11 का मतलब 2, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नहीं तो आप ना इस चीज़ का प्रयोग कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर में भी आप देखिएगा आपको डाटा यहीं से लेना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि का परसेंट बताइए। आपको वृद्धि का ना परसेंट बताना है कि वृद्धि का परसेंट कितना होगा, और वृद्धि किसका बताना है 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन। आप यहां से इस चीज को बता सकते हैं 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि, 2009 2005 कितना का वृद्धि है ये आपको परसेंटेज में बताना है। हम लोग कह सकते हैं कि 325 पहले था और अब 495 हो गया, तो वृद्धि मेरे हिसाब से 170 का वृद्धि है। 170 का वृद्धि किस पर 325 पर, और गुने कितना 100, ये कितना परसेंट के बराबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या बता सकते हैं कितना परसेंट के बराबर होगा। हम लोग एक चीज बताइए, अपना इसका आंसर वैसे ही बता सकते हैं। कैसे सो देखते हैं। अगर ये 325 है तो 325 है तो आप ये बात बताइए कि अगर ये 170, 170 का दोगुना 300 कितना 40। अगर हम यहां 340 होता तो आंसर 50% हो जाता। क्यों क्योंकि 2 से काट देगा 2 आ जाएगा और 2 से 50% आ जाएगा। लेकिन ये 340 है नहीं, है कितना 325। आप बताइए क्या 2 से लग रहा है, 2 से कम से लग रहा है कि 2 के ज्यादा से लग रहा है, 2 से कम से लग रहा है। अगर ये 2 से भी नहीं लगेगा 2 से कम से ही लगेगा, तो 2 से कम से लगेगा तो ये 50 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, और 50 से वैल्यू ज्यादा मात्र एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर ये 1/2 और गुना इधर आपका 10 दिया हुआ है, या 10 ना दे करके आपने 9 दे दीजिए, तो आपका वैल्यू 4.5 आ जाएगा, आएगा। हम ना अब ना 2 से भाग नहीं लगाएंगे, हम अगर यहाँ 1.5 दे दें तो अब वैल्यू ना 6 आएगा।
यानी अगर 2 से कम आ गया तो ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है पहले की अपेक्षा। अगर ये 340 होता तो 2 से कट जाता और आंसर 50%। अब 2 ना आकर के 2 से कम वैल्यू आएगा, आंसर 50% से ज्यादा होगा, और 50% से ज्यादा मात्र एक ही ऑप्शन में है, 52.3%। या फिर आप इतना ना करके, ये सब दिमाग ना लगा करके आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 65 पचे 325, और ये आएगा 20, 17 दूनी 34, 340 बट्टा में कितना 65। आपको पता है 65 को 5 गुना करेंगे तो 3325 हो जाएगा, यानी 5। उसके बाद ये 50 से ज़्यादा ही होगा, आप भागा लगा लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। 32 नंबर में देखिए 2007 की तुलना में 2008, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2007 की तुलना में 2008 में उत्पादन में कितने की गिरावट आई। गिरावट आया है 2007 से 2008। 2007 में 429, 2008 में 258, कितना का गिरावट। आप एक चीज देख रहे हैं, 429 से कहां चला गया 258, किस पर गिरावट हुआ 429 पर। कितना का गिरावट हुआ, 9 में से 8 गया तो 1, 12 में से 5 गया तो 7, और ये वैल्यू 100 कितना 71, 171 का गिरावट हुआ किस पर 429 पर, गुना कितना 100। अब फिर से आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसका कैलकुलेशन भी आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमको ऐसा पता है कि अगर ये 43 का 4 गुना कहा जाए तो ये वैल्यू 172 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 17। अगर हम यहां पे एक जीरो काट दें और यहां पॉइंट बैठा दें, बैठा तो सकते हैं, बैठा सकते हैं ना। आप बताइए कि अगर ये वैल्यू 42.9 आ जाए, 42.9 तो ले सकते हैं। अब ये काम अगर करें तो इसका ना ये लगभग 4 गुना है, और 4 को 10 से गुना कर दें तो लगभग 40% आंसर आ जाएगा। और आप देखिए ऑप्शन में कि ऑप्शन 32 नंबर का ऑप्शन नीचे क्वेश्चन है तो 40% होगा, आंसर 40% हो जाएगा। और नहीं तो आप ना इसको ये सब ना करके आप कैलकुलेशन कर दीजिए। आप कैलकुलेशन करिएगा, ये पॉइंट भी नहीं है, ये पॉइंट भी हटा हुआ है, आप पूरे का पूरे कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता पाएंगे, बता सकते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य, पहला अभाज्य संख्या आपको पता है कि पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। अगर इसका माध्य कहा गया, इसका मतलब आपको ना इसका एवरेज कहा गया। एवरेज कहा गया तो भागा किससे, 6 से। आप बताइए 13, 11, 24, 24, 7, 31, 31, 5, 36, 36 और 3, 39, 2, 41, और 41/6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सेट का भी सॉल्यूशन समाप्त हो गया। अब रीजनिंग का सॉल्यूशन भी इस सेट का आपको जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में रीजनिंग का ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।